नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग को लेकर के। और जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। और मैं आपको बताता चलूं, इस चैप्टर नंबर 2 से जुड़ा हुआ आज का हमारा फर्स्ट क्लास रहेगा, पहला वीडियो रहेगा, पहला लेक्चर रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट डिफरेंट देखिए, इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने समझा एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी डेफिनेशन क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके पास क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को समझने के बाद फाइनली हम सबके दिमाग में एक सवाल आता है, सर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से डेवलप हुआ, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह सकते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, हिंदुस्तान के प्रोस्पेक्टिव से, भारत के प्रोस्पेक्टिव से एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। इस चीज का एक्सप्लेनेशन आप सभी को चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिलेगा, जहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपके एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको काफी नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जहां पर अगर आप लोग पहले चैप्टर की बात, पहले टॉपिक की बात करते हैं ना, तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, माने हिस्ट्री के अंदर क्या एंटरप्रेन्योरशिप पहले से एग्जिस्ट करता था, अगर पहले से एग्जिस्ट करता था तो किस तरीके से करता था, और अगर नहीं करता था तो एग्जैक्टली किन कारणों की वजह से जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आया, और उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो इन तमाम चीजों की जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, किसके लिहाज में, एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप इवोल्व हुआ, यानी कि पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसका इवोल्यूशन, इसका विकास है वो अलग अलग फेजेस में हुआ। जैसे आपका एक एंशिएंट टाइम था, एक आपका कॉलोनियल टाइम था, एक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम था। और इन टाइम के दरमियान अलग अलग इकोनॉमिकल कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी और सोशल कंडीशन थी, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को काफी हद तक इंपैक्ट किया, अफेक्ट किया, और धीरे धीरे करके आपका एंटरप्रेन्योरशिप इवोल्व होता चला गया हिंदुस्तान के अंदर। समझ में आया? यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप की माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, जस्ट ए मिनट में इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। यस, एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इवोल्व्ड थ्रू द डिफरेंट फेजेस। मैंने बताया ना, इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन अलग अलग फेज में हुआ। जैसे अगर आप लोग एंशिएंट फेज की बात कीजिए, कॉलोनियल फेज की बात कीजिए और पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज की बात कीजिए, तो तीन इंपॉर्टेंट फेज हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। एक आपका एंशिएंट फेज रहेगा, एक आपका कॉलोनियल फेज रहेगा, एक आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज रहेगा। और इनको सेव किया, किसने सेव किया, उस टाइम की इकोनॉमी ने, उस टाइम के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ने और उस टाइम के सोशल कंडीशन ने। यानी कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस ने बहुत हद तक उस टाइम पे आपके एंटरप्रेन्योरशिप को सेव करने में और इवोल्यूशन में काफी हद तक हमारी मदद की थी। और एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहले से ही है ना, काफी लोग आपके ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे। यानी आप लोग कह सकते हैं हिंदुस्तान या फिर इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द ट्रेड। हिंदुस्तान के अंदर आपका एक काफी लंबा ट्रेडिशन था ट्रेड का, यानी कि बिजनेस करने का या कोई भी अपना छोटा मोटा धंधा करने का एक आपका लॉन्ग ट्रेड था, ठीक है, या फिर लॉन्ग ट्रेडिशन था। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आपका क्राफ्टमैनशिप हो गया, जैसे अगर आप लोग बिजनेस कम्युनिटीज की बात करते हैं, जैसे आपका बानियाज हो गया, मारवाड़ीज हो गया, और जितने भी आपके चित्तेरिया प्लेज ए वाइटल रोल इन द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। तो ये कुछ ऐसे बनिया वगैरह हो गए, यानी कि जो छोटे छोटे लोग थे, जो कहीं ना कहीं कॉमर्स का काम करते थे, ट्रेड का काम करते थे, इन्होंने काफी हद तक एंटरप्रेन्योरशिप को इवोल्व करने में, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हमारी मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने समझा कि हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ओवर ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम आप लोग कह सकते हैं अलग अलग फेजेस रहे। एंशिएंट फेज रहा, कॉलोनियल फेज रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज रहा। इन टाइम पे आपके एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन हुआ
और ये इवोल्यूशन शेप किया गया उस टाइम के करंट सिनेरियो के हिसाब से, जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी और सोशल कंडीशन थी। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिलेशनशिप है ना, वो हिंदुस्तान के साथ एंशिएंट टाइम से है, पुराने टाइम से है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम से है, आजादी से पहले का भी एक टाइम पीरियड था जिसमें ऑलरेडी लोग ट्रेड करते थे और यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता था, एक परंपरा आप लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कशन करनी है हमें, सर एंटरप्रेन्योरशिप इन द प्री ब्रिटिश इंडिया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर आ गए, ब्रिटिशर स्टे करके गए एक लंबा पीरियड, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, उसके बाद आपका हिंदुस्तान आजाद हो गया। यानी कि आपका एक तो ब्रिटिशर का टाइम पीरियड था, एक उसके बाद का इंडिपेंडेंस का टाइम था, एक प्री ब्रिटिश एरा था, यानी कि आपका ब्रिटिश जो लोग आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उससे पहले का जो हिंदुस्तान था उसके अंदर एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप का क्या सीन था, उसको हम लोगों को यहाँ पे काफी डिटेल में जाकर के पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सर क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप फ्लोरिस्ड इन द प्री ब्रिटिश इंडिया ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लोकल इंडस्ट्रीज एंड द ट्रेड नेटवर्क। यानी कि प्री ब्रिटिश इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर काफी लोकल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इस तरीके के जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे, यानी कि हमारे पास काफी लोकल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी और ट्रेड नेटवर्क एग्जिस्ट करता था, जिसकी वजह से अब हम लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ था, आपका फ्लोरिस्ट हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग उस टाइम के जो एंटरप्रेन्योरशिप की की फीचर्स की बात करते हैं तो इंडिया वाज ए ग्लोबल लीडर उस टाइम पे, प्री ब्रिटिश एरा के टाइम पे, यानी कि ब्रिटिशर के हिंदुस्तान के अंदर आने से पहले के टाइम पे हम लोग इंडिया यानी कि भारत यानी कि हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर होता था टेक्सटाइल का, हैंडीक्राफ्ट्स का और स्पाइसेस का। ठीक है, मसालों के अंदर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर और टेक्सटाइल के अंदर हम लोग ग्लोबल लीडर होते थे और हमारे पास वेल डेवलप्ड डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी होते थे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, बहुत कम स्टूडेंट्स इस चीज को जानते हैं कि प्री ब्रिटिश जो आपका प्री ब्रिटिश इंडिया था या प्री ब्रिटिश एरा था, उस टाइम पे हमारे पास वेल डेवलप्ड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड रूट हुआ करते थे। अब आगे अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम एंड द स्किल्ड आर्टिसियन, माने हमारे पास काफी हद तक स्किल्ड आर्टिस्ट होते थे। ठीक है, मेजर एक्सपोर्ट होता था, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया और हैंडीक्राफ्ट हो गया। यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिशर के हिंदुस्तान में आने से पहले के टाइम पीरियड पे हम लोग ग्लोबल लीडर होते थे और हम लोग मेजर एक्सपोर्ट किसका करते थे, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और कॉटन टेक्सटाइल आप लोग कह सकते हैं, सिल्क हो गया और हैंडीक्राफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिटीज एक्टिवली एंगेज इन ट्रेड, और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज थी वो एक्टिवली इंगेज थी ट्रेड के अंदर। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं उस टाइम पे प्री ब्रिटिश एरा के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाज ए सेल्फ सस्टेन्ड, कैसा था, सेल्फ सस्टेन्ड था, स्किल बेस्ड था एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, उस दौर में, उस टाइम पीरियड में एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड, स्किल बेस्ड एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माना जाता था। यानी कि जैसे ही ब्रिटिशर आए ना, तो उस टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो एंटरप्रेन्योरशिप का डिक्लाइन हुआ था। अभी मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अभी आप समझिएगा, जब आप लोग ब्रिटिशर से पहले की बात करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बिजनेस के अंदर ग्लोबल लीडर थे। टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, हैंडीक्राफ्ट की बात कर लीजिए या स्पाइसेस की बात कर लीजिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं, सर जैसे ही ब्रिटिशर हिंदुस्तान के अंदर आए उस टाइम पे क्या हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ब्रिटिशर पीरियड आया ना, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पे राज किया तो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। उसके पीछे बड़े सारे कारण थे। एक तो इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जहां पर ये ब्रिटिश कंपनीज को या जो भी फॉरेनर कंपनीज है उनको सपोर्ट करते थे। इन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को सारा का सारा ब्रिटिश के अंदर ट्रांसफर कर दिया। कुछ ऐसे कारण है जिनको हम लोग काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहरहाल ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली अंडर द ब्रिटिश रूल। जब जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के अंदर रूल किया था उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए समय, ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप न केवल डिक्लाइन हुआ बल्कि मैं कहूंगा सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब उसके कुछ रीजन है जो एग्जामिनेशन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, माने हम लोग किस में
में ग्लोबल लीडर थे सर, हम लोग स्पाइसेस में ग्लोबल लीडर थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और हैंडीक्राफ्ट में ग्लोबल लीडर थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी, सबसे पहला हमला ब्रिटिशर्स ने इन्हीं इंडस्ट्रीज के ऊपर किया और इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को। देखिए ऐसा नहीं है इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया, इन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया या डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हमारे जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस थे उनके ऊपर इन्होंने हमला किया, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज नष्ट हो गए, जो बचे रिसोर्सेज वो इन्होंने ब्रिटिश के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो माल है, जो मटेरियल है, जो गुड्स है वो बनना बंद हो गया और दैट्स व्हाई ये एक बड़ा रीजन है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपका एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला ब्रिटिश रूल के दरमियान। ठीक है, अब सेकंड अगर आप लोग करेंगे, ड्रेन ऑफ द वेल्थ रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द ब्रिटेन। मैंने बताया ना जितने भी रिसोर्सेज थे उनको कहां पे ट्रांसफर किया गया सर, ब्रिटेन के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज, यहाँ पे लैक ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टॉप हो गया, वो आपका रुक गया, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देखिएगा आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का मतलब क्या है, इन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर इंडस्ट्रीज को आपका सपोर्ट करती थी, फेवर करती थी। और ये जो पॉलिसीज है किसका फेवर नहीं करती थी, इंडियन इंडस्ट्रीज का फेवर नहीं करती थी, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। अगला पॉइंट देखिएगा, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सपोर्ट। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऐसी बनाई थी कि वो केवल और केवल ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश कंपनी को सपोर्ट करें। तो जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर थे ना उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलने वाला था, कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला था, क्योंकि ये सारी चीजें पॉलिसी के अंदर मेंशन थी, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा डिक्लाइन ब्रिटिश रूल के दरमियान देखने को मिला। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स रिड्यूस डिमांड ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये इनका मैं कह सकता हूं मास्टर स्ट्रोक था सर। इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट बढ़ा दिया, जो भी ब्रिटिश गुड्स थे ना उनका इंपोर्ट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड घट गई, और डिमांड घट गई तो ऑटोमेटिकली उसका सप्लाई भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप का फेज था ना वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किया, किसके अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर। तो ये कुछ कुछ बेसिक रीजन है, मेजर रीजन है, जिनको अगर आप लोग गो थ्रो करेंगे तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगा और आप लोग समझ पाएंगे कि ये जो बातें बताई है ना ये कहीं ना कहीं काफी सिग्निफिकेंट बातें हैं, काफी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस का, या कह दीजिए जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है उसको कहीं हद तक इंपैक्ट किया। सर इंपैक्ट किया तो इंपैक्ट के ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन सारी चीजों की वजह से कुछ 3 बातें निकल करके आई। सर सबसे पहली बात क्या है, हमारा हैंडीक्राफ्ट कोलैप्स हो गया। ठीक है, हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो भी बिजनेस था वो कोलैप्स हो गया। अब हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कोलैप्स हो गया तो जो लोग ये बिजनेस करते थे उनके पास अब रोजगार नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एक तरीके से बढ़ने लगा। देयर इज अ रेज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे किस में आ गया सर, आपका अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या हुआ, आपका रेज होने लगा, यानी कि इंक्रीमेंट होने लगा। लोग बहुत बड़े दर पे, बहुत बड़े रेट के ऊपर बेरोजगार होने लगे और इंडिया टर्न्ड इनटू ए रॉ मटेरियल सप्लायर। और हिंदुस्तान केवल और केवल क्या बन के रह गया सर, केवल और केवल रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया। समझ में आया? तो यहां तक देखिए हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी इजी चीजें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए, अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो मैंने बताया हमारे यहाँ पे जितने भी आपके ट्रेडिशनल बिजनेस होते थे वो एग्जिस्ट करते थे। हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर लीडर थे, हम लोग हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर एक्सपोर्टर थे, हम लोग स्पाइसेस को भी एक्सपोर्ट करते थे। कुछ कुछ ऐसे बिजनेस थे जहां पे हम लोग ग्लोबल लीडर थे। ठीक है, और हमारे पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए हमारे पास ट्रेड रूट भी एग्जिस्ट करते थे। फिर उसके बाद आपका एक टाइम पीरियड आया, यानी कि ये तो आपके प्री ब्रिटिश एरा की बात हो रही है। अब एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, और जब जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया ना तो उस टाइम पे देखा गया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक आपका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया। उसके पीछे कुछ बुनियादी कारण हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, इंडियन
इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने कर दिया, और आपका यहाँ पे ड्रेन इन द वेल्थ आया, माने आप लोग कह सकते हैं रिसोर्सेज का लैक हो गया, क्योंकि इन्होंने सारे रिसोर्सेज ब्रिटेन के अंदर ट्रांसफर कर दिए थे। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ये लेके आए कि आपका जो ब्रिटिश कंपनीज है, ब्रिटिश इंडस्ट्री है, उनको ये फेवर करते थे, और इंडियन कंपनीज को ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट आप लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं। लैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सपोर्ट इनको मिलता था, जितने भी इंडिया फिर भी जितने भी आपके इंडियन एंटरप्रेन्योर थे उनको यहाँ पे कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता था। और इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड इनका एक बड़ा मूवमेंट रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देखने को मिला। इसकी वजह से आपका हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट जो तेजी से बढ़ने लगा, और जैसा कि मैंने बताया हिंदुस्तान किस में बदल गया, केवल और केवल रॉ मटेरियल सप्लायर के। ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड था जिसको आप लोग ब्रिटिश एरा के नाम से जानते हैं, जब ब्रिटिश ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया, ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया और एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और यहाँ तक काफी हद तक क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के अंदर आफ्टर द 1947, 1947 के बाद, जब से इंडियन को आजादी मिली, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का क्या सीन रहा। तो ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द 1947 इंडिया फोकस ऑन इंडस्ट्रियल एंड द एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज और जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद भारत ने इंडस्ट्रीज के ऊपर और आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काफी हद तक फोकस किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 फेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला फेज रहेगा 1950 से 1990 का, जिसको आप लोग कंट्रोल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका एक पोस्ट 1991 रहेगा, लिबरलाइजेशन, और आपका एक सी पॉइंट यहाँ पे नहीं मेंशन है, जिसको आप लोग मॉडर्न एरा कहते हैं, जो आज का टाइम पीरियड है, 21st सेंचुरी है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका क्या है, मॉडर्न एरा है। तो 3 स्टेजेस के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। प्लीज 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 आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग 1950 से 1990 की बात करते हैं, 1950 से लेके 1990 की बात करते हैं, जिसको आप लोग कंट्रोल इकोनॉमी मानते हैं, एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उस टाइम पे आपके जो पब्लिक सेक्टर है उनको एम्फेसाइज किया गया था, और लाइसेंस राज सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, उस टाइम पे जो आपका एक लाइसेंस राज सिस्टम चलता था, समझ गए ना आप लोग, लाइसेंस राज सिस्टम ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को क्या किया था, एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोई मेजर ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नहीं देखने को मिली। उसके बाद पोस्ट 1991 आया, जिसको आप लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं, इकोनॉमी रिफॉर्म, ओपन मार्केट। ठीक है ना, इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुए, जिनकी वजह से मार्केट क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ओपन होगी, रेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द स्टार्टअप। याद रखिएगा, आफ्टर द 1991 आपके प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर रेज देखने को मिला, इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर भी काफी हद तक यहाँ पे आपको एक तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद आज के टाइम पे आप सभी जानते हैं, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, वी आर इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यस पीपल, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो आज के टाइम पे स्टार्टअप इंडिया या इंडिपेंडेंट इंडिया, वट एवर यू कैन से, आज के टाइम पे जो पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का ही बोलबाला है। हर साल कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप सभी के सामने रखी आज के सेकंड जो आपका चैप्टर है उसके पहले लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर रही होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ बातों पर और जिक्र करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया, तो सर थोड़ा बताइए ना इसके बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में। तो देखिए, मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, किताबों में काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की जुबानी पे है, उनके दिलो दिमाग और जहन के अंदर है मेक इन इंडिया को लेकर के। मेक इन इंडिया बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में आपका ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा
कि हम लोग आपके एंटरप्रेन्योरशिप और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रेज करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। दिस इज कॉल्ड द मेक इन इंडिया, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हैं रोड मैप टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक कंप्लीट रोड मैप था, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, मेक इन इंडिया इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014 टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बताया ना, ये एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जो 2014 में एक तरीके से लिया गया आपकी मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए साथ साथ। सर अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो प्रमोट करना इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, ये आपका मेक इन इंडिया का पहला ऑब्जेक्टिव था। एनकरेज करना डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और इसके अलावा जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या करना, जनरेट करना। एंड आपका क्या करना, फोस्टर इनोवेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। देखिए इनोवेशन को फोस्टर करना और आपका क्या करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये कुछ बुनियादी ऑब्जेक्टिव थे किसके सर, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो याद रखना छोटा सा प्रोजेक्ट है, कई बार शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इतना आप लोग इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। बाकी इससे भी ज्यादा काफी जानकारी लोगों के पास होती है, अगर आपको लगता है वो जानकारी सही है, टू द पॉइंट, अप टू डेट है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल डेफिनेटली अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम पे कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेक इन इंडिया जो है वो 4 पिलर पे काम करता है। सर कितने पिलर पे काम करता है, 4 पिलर पे काम करता है, जिसको आप लोग कहते हैं PISM। क्या कहते हैं सर, आपका PISM। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं, इस पिलर का नाम है न्यू PISM। P का मतलब होता है प्रोसेस, I का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, S का मतलब होता है सेक्टर और M का मतलब होता है माइंडसेट। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं 4 पिलर ऑफ द मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया के 4 पिलर की बात करते हैं, तो सर आपको किससे याद रखना है, न्यू PISM के नाम से याद रखना है। पहला पिलर क्या रहेगा, न्यू प्रोसेस। दूसरा पिलर क्या रहेगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पिलर क्या रहेगा, न्यू सेक्टर। और चौथा पिलर क्या रहेगा, न्यू माइंडसेट। तो ये आपका एक शॉर्ट आप लोग कह सकते हैं निमोनिक्स है, इसको आप लोग डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे आगे अगर न्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऐसे प्रोसेस को इजाद करना मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू, जिनसे बिजनेस करने में एक तरीके से सहूलियत रहे, आजादी रहे, कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाए। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो भी बिजनेस रेगुलेशन है उनको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीकेशन करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, यानी कि बिजनेस करने का एक तरीके से सहूलियत प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर आप लोग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेवलप करना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को और स्टार्ट करना सिटीज एंड लॉजिस्टिक को, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि नए प्रोसेसेस को एक तरीके से प्रोवाइड करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना, नए सेक्टर, जैसे 25 की सेक्टर्स की बात हुई थी, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इन सबको इंट्रोड्यूस करना। और न्यू माइंडसेट के अंदर शिफ्ट फ्रॉम द रेगुलेशन टू द फैसिलेशन एंड द पार्टनरशिप, यानी कि लोगों के माइंडसेट को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयर माइंडसेट पे शिफ्ट करना, ठीक है। तो ये 4 पिलर है माय डियर फ्रेंड जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बेस माने जाते हैं, जिसको आप लोग न्यू PISM के नाम से जानते हो, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू आपका सेक्टर और आपका न्यू क्या हो जाएगा, माइंडसेट। ये 4 पिलर के ऊपर आपका जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो खड़ा किया गया था। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी और यहाँ पर तक आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिला होगा। अब अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रोग्रेसिव प्लान एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान दीजिएगा, इंडिया हैज इंट्रोड्यूस ए सर्वल प्रोग्रेसिव मेजर्स। प्रोग्रेसिव मेजर्स माने आपका इंक्रीमेंट, ठीक है ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है ना, यानी कि एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना। इंडिया हैज इंट्रोड्यूस सर्वल प्रोग्रेसिव मेजर्स टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए काफी कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स को लॉन्च किया। जैसे मेजर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया आ गया, यानी कि फंडिंग, टैक्स बेनिफिट और आपका इंक्यूबेशन जैसे बेनिफिट प्रोवाइड करना स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ प्रोग्रेसिव मेजर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं। स्किल इंडिया आ गया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोजेक्ट के शुरू। उसके अलावा स्टैंड अप इंडिया का मतलब सपोर्ट फॉर द वुमेन एंड द SC ST एंटरप्रेन्योर्स। जो आपका स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट था ना, इसके अंदर स्पेसिफिकली जितनी
भी वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके लिए प्रो का पूरा डिजाइन किया गया था। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाया जाए, हिंदुस्तान के अंदर ही इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, डोमेस्टिक बिजनेसेस को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो सपोर्ट किया जाए, ठीक है ना। इन तमाम चीजों पे यहाँ पे फोकस किया गया था। डिजिटल इंडिया का मतलब हम लोग डिजिटल इकोसिस्टम एक तरीके से बना सके। ये कुछ ऐसे मेजर इनिशिएटिव है जिनको आप लोग प्रोग्रेसिव प्लान बोल सकते हैं, जो किसके स्पोर्ट में लॉन्च किए गए हैं, टाइम टू टाइम लॉन्च होते रहते हैं, आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किए गए। अब ध्यान दीजिएगा इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, इंपैक्ट माने प्रभाव क्या पड़ा है। तो आपका ग्रोथ इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों की वजह से आपके इकोसिस्टम के अंदर आपका ग्रोथ देखने को मिला, सॉरी स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। इंप्लॉयमेंट के अंदर आपका बूस्ट हुआ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो आप सभी जानते हैं लिमिटेड होता है ना। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंप्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है और आपके इनोवेशन और एमएसएमई मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आपका बूस्ट देखने को मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ टॉपिक थे आपको जो हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कराए। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। ज्यादा बड़ा सेशन मैंने आप सभी के सामने नहीं रखा है। विद इन 25 मिनट हम लोगों ने अपनी पहली क्लास कंक्लूड करने की कोशिश की है और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं चीजें आपको समझ आई होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।